बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट 3 अध्याय 4 के गतिमान आवेश और चुंबकत्व में हम धारामापी को एमीटर में बदलने का हम यह आर्टिकल देखते हैं। ओके, यह एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि एमीटर क्या है और धारामापी को एमीटर के रूप में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, हम यहाँ पर पहले ये प्रश्न आता है यहाँ पर कि जब धारामापी धारा को माप सकता था तो धारामापी को एमीटर में बदलने का क्यों ज़रूरत पड़ा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, हालांकि धारामापी धारा को माप सकता है, लेकिन वह किस में मापता है, वह जो है माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में मापता है। क्लियर? किसमें? धारामापी जो धारा मापता है वह मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में मापता है। यह बहुत छोटी राशि होती है। जनरली हमारे लैब में जो धारामापी है, गैल्वेनोमीटर है, वह 30 मिली एम्पियर या 20 मिली एम्पियर या फिर इसी के अकॉर्डिंग माइक्रो एम्पियर का भी रहता है। इतना मापने वाला यह उपकरण होता है। ठीक है, तो अगर हमको इससे अधिक, मान लो हमको यहाँ मान लो 100 यानी 100 मिली एम्पियर का अगर हमको वहाँ धारा प्रवाहित करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो वह जो है उसका संकेतक जो रहता है वह टूट जाएगा। क्लियर? मैं अभी आपको धारामापी दिखाती हूँ। देखिए आप इस धारामापी में यहाँ इधर 30 इधर 30 मिली एम्पियर तक का यह माप सकता है। ओके, इससे अधिक अगर हम 40 भी देते हैं, 50 भी देते हैं या 100 देते हैं, 100 मिली एम्पियर देते हैं तो यह नहीं माप सकता है। और यदि हम 10 एम्पियर में देते हैं तब भी यह नहीं माप सकता। अगर हम उतनी धारा प्रवाहित करते हैं, मान लो 30 मिली एम्पियर से अधिक की इसमें धारा प्रवाहित होती है मान लो, तो यहाँ पर ये जो संकेतक जो है वह टूट जाएगा, यानी यह क्षतिग्रस्त हो जाएगा। क्लियर? ये परेशानी होगी। तो इसी वजह से यदि हमको अधिक धारा अगर प्रवाहित करनी है और उसका मापन करना है तो हम एमीटर का उपयोग करते हैं और धारामापी को फिर एमीटर में परिवर्तित किया गया। और किस तरह से परिवर्तित किया गया वह हम संट वाक्य सिद्धांत में देख चुके हैं। और किसी धारामापी को एमीटर में बदलना है, यानी धारामापी के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार लगाया जाता है। जैसा हम पूरा संट में पढ़े हैं वही ही चीज़ जो है धारामापी को एमीटर में बदलने का कॉन्सेप्ट है। ओके, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि धारामापी धारा मापता है, लेकिन वह मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में मापता है। बड़ी प्रबल धाराओं को यह नहीं माप सकता है। अगर प्रबल धारा इनसे प्रवाहित की जाए तो यह जो है वह क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इस वजह से धारामापी को एमीटर के रूप में परिवर्तित किया गया और एमीटर का उपयोग बड़ी यानी प्रबल धाराओं को मापने के लिए, एम्पियर में धारा को मापने के लिए उपयोग में लाया गया। क्लियर? ये डिफरेंस है गैल्वेनोमीटर और एमीटर में। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको एमीटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो बता देती हूँ, फिर उसके बाद फिर हम धारामापी को एमीटर में बदलेंगे। क्लियर? एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगी मैं धारामापी के बारे में। धारामापी में यहाँ जो दिख रहा है वो बीच में, माने ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। क्लियर? ये जो संकेतक है, तो यह धारामापी, इस तरह का धारामापी अच्छा होता है। एक और धारामापी आता है जिसमें यह जो जीरो है वह यहाँ पर होता है, तो केवल एक ही साइड वह जा सकता है। तो दोनों टाइप के धारामापी में अगर देखेंगे तो इस प्रकार का धारामापी जिसमें निडल जो है संकेतक
जो है वह दोनों तरफ वह मूवमेंट कर सकता है, विक्षेपित हो सकता है। क्लियर? ये चीज़ है यहाँ पर। ओके, हम एमीटर के बारे में देखते हैं। ठीक है, एमीटर कम प्रतिरोध वाला एक धारामापी होता है जिसका उपयोग किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा की प्रबलता मापने में किया जाता है। क्लियर? यह धारा की प्रबलता को एम्पियर में मापता है, यह चीज़ हम देख चुके हैं, है ना। और इस उपकरण को कॉर्ड्यूक और हार्टमान ब्रांड नामक भौतिक शास्त्री थे, उन्होंने इसको बनाया था, इसका आविष्कार किया था। क्लियर? अब चलिए, मतलब मेन बात आपको यहाँ समझना है कि यह कम प्रतिरोध वाला एक धारामापी होता है और यह धारा की प्रबलता को, यानी प्रबल धारा की प्रबलता को यह माप सकता है। ठीक है, और एम्पियर में मापता है। चलिए कुछ बातें हम देख लेते हैं। एमीटर को हमेशा किसी विद्युत परिपथ में अगर जोड़ना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। धारामापी को भी जोड़ा जाता था श्रेणी क्रम में, है ना। एमीटर को भी किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि जब किसी विद्युत, क्यों जोड़ते हैं आप देखते हैं इसमें, जब किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिपथ के प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए उस कंडीशन में, ताकि वहाँ से जो पूरी जो धारा आ रही है वह, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, यानी जो मुख्य धारा आएगी उसका पूरी धारा जो है, पूरी मुख्य धारा इसमें से होकर प्रवाहित हो सके। क्लियर? आपको मेन ये याद रखना है, एमीटर को हमेशा किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि उस प्रबल धारा को माप सके। क्लियर? और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। यह क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। ओके, ये आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट है, शंट का प्रयोग करके एमीटर के परास को बढ़ाया जा सकता है यहाँ पर, और उसकी सुग्राहिता घट जाती है। ठीक, धारामापी जैसे अधिक सुग्राही होता है ये हम जानते हैं, और यहाँ पर शंट का उपयोग करके एमीटर के परास को बढ़ाया जा सकता है, यानी अलग अलग प्रकार का शंट उपयोग करके। और एक चीज़ और हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि एमीटर का जो अल्पतमांक हम देख कर, अगर 20 का तो हम 0.2 एम्पियर के फॉर्म में रहेंगे, अगर 20 तक की रेंज का रहा तो ये तो अल्पतमांक तो हर एक उपकरण को देखकर उनके जो रिक्वायरमेंट डाटा रहते हैं उसके हिसाब से हम इसको निकालते हैं। मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको मैंने बताया। क्लियर? तो इस प्रकार से हम एमीटर के बारे में ये कुछ चीज़ें जो हैं वो देखें। क्लियर? चलिए अब हम कन्वर्जन, धारामापी को हमको एमीटर में बदलना है। क्लियर? इसके लिए हम शंट के सिद्धांत में जो चीज़ें देखे थे वही चीज़ धारामापी को जब एमीटर में बदलना है, वही प्रिंसिपल, वही सिद्धांत यहाँ लगता है। जो किए हैं वहाँ पर वही चीज़ ही एमीटर में बदलना है। ओके, तो हमने वहाँ क्या किया था, एक धारामापी लिया था, एक धारामापी इस तरह से लिए थे, इसके दोनों सिरों में हम इस तरह से एक कनेक्टिंग वायर लगा दिए, और इस धारामापी से हम समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का, कम प्रतिरोध का तार यहाँ पर समांतर क्रम में इस तरह से कनेक्टिंग वायर के जरिए हम यहाँ पर लगा दिए। ओके, यह जो S है वह क्या है, शंट जो अल्प प्रतिरोध का तार है उसका प्रतिरोध है। कैपिटल G धारामापी का प्रतिरोध है। ओके, अब यहाँ पर हमने इसको तो लगा दिया समांतर क्रम में। क्लियर? अब यहाँ पर जो धारा प्रवाहित होगी, ये जो मुख्य धारा आ रही है ना, यहाँ पर हम किसी भी स्रोत से इसको कनेक्ट किए हैं, इधर से धारा आ रही है, वह धारा जो है इस पॉइंट A पर, बिंदु A पर जाकर यह 2 भाग में बढ़ जाती है, जिसके मुख्य इस मुख्य धारा का अधिकतम भाग, मैक्सिमम पार्ट जो है वह शंट से होकर गुजरता है, और मिनिमम पार्ट, कुछ मात्रा का भाग जो है वह इस धारामापी से होकर गुजरता है। क्लियर? तो यहाँ पर फिर यहाँ से इस तरह से कुछ भाग यहाँ से जाता है, फिर यहाँ पर वह इस प्रकार से यहाँ पर इसको हम जब
धारामापी को एमीटर में बदलते हैं तो इस तरह से हम कुछ कनेक्शन करेंगे, परिपथ तैयार करेंगे। ओके, और यहाँ पर देखिए आप I मुख्य धारा यहाँ A पॉइंट पर दो भाग में पड़ गई। IG धारामापी से प्रवाहित होने वाली धारा, IS शंट S से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, और यहाँ पर इस प्रकार से इस B पॉइंट में आकर और यह S B पॉइंट पर आकर IS IG फिर वह मुख्य धारा के रूप में इस तरह से प्रवाहित। तो ये जो सेट जो बना है यही एमीटर कहलाता है। क्लियर? जो धारामापी का जो इंटरनल पार्ट होगा, धारामापी को जब एमीटर में बदलेंगे तो इंटरनल पार्ट होगा वो इस तरह से होगा। क्लियर? तो हम यहाँ पर ये जो डायग्राम में देखे उसी से हम इसके लिए हम व्यंजक ज्ञात करेंगे। मतलब यहाँ पर हम मेन क्या निकालेंगे, इस धारामापी से प्रवाहित धारा का मान, और यहाँ पर जो एमीटर में यह परिवर्तित हो रही है उसका हम उस परिवर्ती एमीटर का प्रतिरोध निकालेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इसको। हम इसका आंसर आगे इस प्रकार लिखेंगे कि माना कि जिस धारामापी को एमीटर में बदलना है उसका प्रतिरोध कैपिटल G, शंट का प्रतिरोध कैपिटल S। अब शंट को धारामापी के साथ किस प्रकार से जोड़ा गया है, आप देखिए, धारामापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो उस चीज़ को हम लिख यहाँ पर, तो यहाँ यदि हम कुंडली में प्रवाहित धारा IG है, हमने देखा यहाँ पर, और शंट से प्रवाहित धारा IS है। ओके, तो वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। IG कुंडली में प्रवाहित धारा जो मुख्य धारा का भाग, जो कि मुख्य धारा I का एक पार्ट है। हम देखें वहाँ पर I जो है A पॉइंट पर आकर वह दो भाग में बट जाती है, IG एंड IS। वही चीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए। और इसी वजह से वहाँ पर स्केल, जो उसका स्केल मीटर पैमाना होता है, वह पूर्ण स्केल विक्षेप प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ शंट से बहने वाली धारा का मान इस प्रकार से निकाल लेंगे। IS तो है ही, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी हमको चूँकि पता है डायग्राम से I = IG + IS होता है। अब यहाँ से हम IS की वैल्यू यानी शंट में प्रवाहित धारा का मान निकाल सकते हैं, I - IG। क्लियर हो? ये एक लाइन यहाँ पर मैं एक और बता देती हूँ। IS = इधर I है लेफ्ट साइड में, या इधर ट्रांसफ़र होगा तो IG, देन IS = I - IG हम लिख सकते हैं। ओके, देख लीजिए आप ध्यान से, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। क्लियर? आप केवल डायग्राम देखिए और उसी का ही हम यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर धारामापी और शंट दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो वहाँ धारामापी के सिरों के बीच और शंट के सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा वह इक्वल। देखिए आप, ये धारामापी के सिरों के बीच का विभवांतर यदि हम उसको VG ले लें और शंट के सिरों के बीच का विभवांतर इसको हम VS ले लें, तो यह VG = VS हो जाएगा। पिछले में हम देखे थे शंट वाले में कि ओम के नियम का हम उपयोग करेंगे। चालक के सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर का मान चालक में प्रवाहित धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। तो V = RI, यहाँ से यहाँ पर ये VG हो जाएगा। तो VG की वैल्यू क्या हो जाएगी, धारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G, प्रवाहित धारा IG। अगर हम शंट के लिए लेते हैं इस चीज़ को तो VS = S × IS हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो वो हो जाएगा यहाँ G × IG = S × IS। ओके, अब हम यहाँ से IS का मान यहाँ पर रख देंगे, तो हमको मिल जाएगा G × IG = S × I - IG। क्लियर? यहाँ से फिर हम S की वैल्यू
निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर S का मान निकलेगा, जो परसेंट लगा है उसका मान हम यहाँ निकाल लेंगे। तो वो इस प्रकार से निकलेगा S इक्वल्स टू, अब देखिए यह नीचे में जाएगा, यहाँ पर IG इंटू कैपिटल G अपॉन I माइनस IG, ये इस प्रकार से, इसको हटा दीजिए, ये इस तरह से। तो ये जो वैल्यू आई है S इक्वल्स टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G, यह उस संट का मान है जिसको हम वहाँ समांतर क्रम में लगाते हैं धारामापी के। क्लियर, इस तरह से हम S की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। तो इस प्रकार जब इस मान का संट धारामापी के कुंडली के साथ लगाया जाता है तो वह 0 से I परास के वोल्टमीटर में अमीटर में बदल जाता है। हम लोग अमीटर कर रहे हैं ना, 0 से I यानी 0 एम्पियर से I एम्पियर, जितने एम्पियर का वो रहेगा वहाँ से उतने एम्पियर के परास के अमीटर में बदल जाता है। क्लियर, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक हमने क्या किया है, डायग्राम से ये वैल्यू निकाला, यहाँ पर हम S की वैल्यू निकाल लिए, संट का प्रतिरोध का मान निकाल लिए हम यहाँ पर। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ हम ये करेंगे कि यदि देखिए यहाँ पर हमने S की वैल्यू ये रखेंगे और उसको रखकर हम इस रेंज के एमीटर में बदल लेंगे। यदि यहाँ पर संट के प्रतिरोध को हम कम कर देते हैं तो यहाँ पर IG का यानी धारामापी का मान कम हो जाता है, जिससे एमीटर का परास बढ़ जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, यदि हम संट का प्रतिरोध कम कर देते हैं तो IG का मान भी कम हो जाएगा। दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पर समानुपाती का है। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध कम होगा तो धारामापी से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, वह भी कम हो जाएगा, जिससे एमीटर की परास जो है बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम संट का उपयोग करके एमीटर के परास को बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर जो एमीटर बदला है, परिवर्तित एमीटर जो आया है, हमारे पास एमीटर बना है, उस एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं और इसको हम RA से दर्शाते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ पर देखिए हम डायग्राम में देखते हैं कि धारामापी और जो संट है उन दोनों का संबंध वह कितना है, कैसा है, समांतर क्रम में है। यहाँ पर देखिए G कैपिटल G यानी इस धारामापी का प्रतिरोध और संट का प्रतिरोध कैपिटल S, ये दोनों प्रतिरोध यानी धारामापी और ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो इनके प्रतिरोध भी समांतर क्रम में यहाँ पर ऐड होंगे। ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित रहेंगे। तो ये जो पूरा बन रहा है ये निकाय, इसका प्रतिरोध यदि हम कैपिटल R A से दर्शाएं, क्लियर, कैपिटल R A से, उसी को एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध कहा जाता है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी हम देख लेते हैं। चूँकि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस वजह से 1/RA इक्वल्स टू 1/RG प्लस 1/RS प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार से समांतर क्रम में ये होता है। हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, तो GS और ऊपर में G प्लस S। तो यहाँ पर जब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, 1/RA इक्वल्स टू G प्लस S अपॉन GS मिल रहा है। अब हम RA की वैल्यू निकालते हैं तो इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, यानी RA इक्वल्स टू GS अपॉन G प्लस S, इन्वर्स फॉर्म हो गया। तो इस प्रकार से इस एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध या परिवर्तित एमीटर का प्रतिरोध
GS/G+S होगा। क्लियर? चलिए इसमें कुछ चीज़ें आपको मैं और बता देती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन आता है, यह आपको आंसर यहाँ तक बताना है, ठीक है? तो मैं इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको बताती हूँ। एक चीज़ और यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए R1 इस सिस्टम का, इस एमीटर का प्रतिरोध हुआ, S शंट का प्रतिरोध हुआ। यहाँ पर ये जो एमीटर का प्रतिरोध है वह शंट के प्रतिरोध से कम होता है। क्लियर? यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट करने लायक बात है कि एमीटर का प्रतिरोध, जो यहाँ एमीटर कन्वर्ट हुआ है, उस एमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है। क्लियर? ये चीज़ आपको याद रखना है। तो क्यों? ये इसलिए क्योंकि शंट का प्रतिरोध बहुत कम मान होता है और एमीटर का प्रभावी जो प्रतिरोध आया है RA, वह भी बहुत कम मान होता है। तो एमीटर का परास जितना अधिक होगा, शंट का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर एमीटर यूज़ किए हैं, उस एमीटर का प्रतिरोध का मान शंट के प्रतिरोध से कम होता है। ओके, चलिए ये मैं कुछ चीज़ इसमें एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको। हमको ये पता है एमीटर में शंट लगाने पर इसकी परास बढ़ जाती है, ठीक है? और एक चीज़ हम ये भी जानते हैं कि मुख्य धारा I का nवां भाग यदि धारामापी से होकर प्रवाहित होती है तो हमको ये पता है कि I = N × Ig, यानी मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी से होकर प्रवाहित होता है। यह हमको पता है। अब हम इस वैल्यू को, यदि हम यहाँ पर ये जो एक फॉर्मूला है S = Ig/I - Ig × G, यहाँ पर हम यदि वैल्यू रखें तब क्या मान होगा, ये चीज़ हम देखते हैं। I किसकी वैल्यू रखेंगे हम? I = N × Ig में हम I = N × Ig का मान रखते हैं। ओके, हम यहाँ पर S की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिएगा आप क्या आता है वो चीज़। तो हम ये देख लेते हैं कि S = Ig/N × Ig - Ig × G। G कॉमन हुए, ठीक है? तो निकल जाएगा वो और कैंसिल भी हो जाएगा। N - 1/N - 1, तो ये कैंसिल हो गया इंटू G। अब यहाँ पर देखिए क्या आया, S = यहाँ ये मल्टीपल फॉर्म में है, ये G जो है ऊपर में है। ओके, ठीक है? मैं फिर से यहाँ पर लिख देती हूँ इसी भाग को, अगर आपको वहाँ क्लियर नहीं हो रहा होगा तो Ig/Ig × 1/N - 1 × G, यानी ये कैंसिल हो गया। तो S = G/N - 1। तो इस प्रकार हम यदि एमीटर की रेंज बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमको शंट की वैल्यू इतनी रखनी पड़ेगी। ठीक, तो यह इसको हम क्या कह सकते हैं? यदि मुख्य धारा के nवें भाग को धारामापी से प्रवाहित करना चाहते हैं तो शंट के प्रतिरोध को धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। तो इस तरह से हम एमीटर के परास को बढ़ा सकते हैं। क्लियर? एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं यहाँ पर कि जैसे हम शंट लगाते हैं, ऐसा कहते हैं इतने प्रतिरोध का, ठीक, क्या हम उस शंट की लेंथ भी निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल हम
संट की लेंथ निकाल सकते हैं, यानी उस संट की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। तो उस संट की जो लंबाई होती है वह किस प्रकार से हम निकालेंगे। देखिए, हम संट विशिष्ट प्रतिरोध का मान हम पढ़े हैं, है ना, किसी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध का मान। तो हमको विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू पता है, रो इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एस अपॉन एल। एस प्रतिरोध है, संट के प्रतिरोध का मान है, पाई आर स्क्वायर उस संट यानी एक चालक तार होगी, और वह चालक तार कैसी होगी, बेलनाकार रूप में होगी, और उसके सिरों का जो क्षेत्रफल है वह कैसा होगा, वह वृत्ताकार होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्षेत्रफल जो है वह ए को पाई आर स्क्वायर लेंगे, है ना। आप पढ़े होंगे ना, रो इक्वल्स टू पाई आर ए आर इंटू ए अपॉन एल, ऐसा पढ़े, आर ए अपॉन एल, ये पढ़े हैं हम, है ना। तो ए हो गया पाई आर स्क्वायर, आर के जगह में हो गया एस, और उस चालक तार की लंबाई संट की लंबाई। तो हम यहाँ पर एल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एस अपॉन रो, यहाँ से हम संट की लंबाई को निकाल सकते हैं। इस लंबाई का संट हम वहाँ पर लगाते हैं। ओके, तो यहाँ आर उस तार की त्रिज्या हो गई, एस संट का प्रतिरोध हो गया, रो जो संट ने जिस पदार्थ का संट वायर लिया गया है उसका यह विशिष्ट प्रतिरोध है। क्लियर। तो इस तरह से हम संट के प्रतिरोध को हम इस प्रकार से रख सकते हैं और उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। किसकी? एमीटर की रेंज को हम बढ़ा सकते हैं, यानी परास को बढ़ाया जा सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैंने इसको एक्स्ट्रा नॉलेज के पर्पज़ से आपको बताया। एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ तक करेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको इसके आंसर को रिवीजन करा देती हूँ, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक देख लीजिए आप, ये उसके बाद आप यहाँ देखिए, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।